नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को लेके, लेसन 1 को लेके, जो क्लास 7 का है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोगों ने पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर ली। सारे वीडियोस हैं, उसमें टोटल 9 चैप्टर्स थे, वो सारे ख़त्म हो गए उसके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, चाहे अगर नहीं देखे होंगे, जिन बच्चों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनसे आई रिक्वेस्ट कि वो जाएं और सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपके पास बर्डन नहीं होगा कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ये सोचोगे कि हम एक दिन में बैठ के सारे वीडियोस देख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। एक दिन में आप सारे, एक बार में ही आप वीडियोस सारे देख नहीं पाओगे। और तो इस तरीके से है, पार्ट वाइज में वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसमें टोटल 9 चैप्टर्स थे ज्योग्राफी में, इसमें भी टोटल इतने ही चैप्टर्स हैं जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। इसमें मैं बता दे रही हूँ आपको कितने यूनिट्स है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 है, बस 5 यूनिट्स हैं। और उसके बाद से 5 यूनिट्स है, जिसमें टोटल जो है 9 चैप्टर्स हैं। और अभी जो हम लोग ऑन इक्वालिटी, यानी कि यूनिट 1 जो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। लिखा हुआ है कि किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वासित करता है। इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है समानता से कोसों दूर है। नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्य पुस्तकें जो थी वो समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी, पर लोगों के जीवन को वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की ज़रूरत को इसमें उभारा जाएगा। हाँ, तो इसमें एक स्टोरी है, 2 स्टोरीज हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि पहले स्टोरी में जो है कांता की स्टोरी है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दे को भी देखते हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। व्यवहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। उसके बाद से लिखा हुआ है कि कक्षा में समानता के मुद्दे पे चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की जो गरिमा है वो उससे किसी भी स्टूडेंट की जो गरिमा है वो भंग नहीं हो। क्योंकि आप मान लीजिए कोई सेंसिटिव टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपको उतना ही सेंसिटिव होना चाहिए और हर एक जो भी टॉपिक्स है, हर एक चीज़ की जो गरिमा है उसको बनाए रखना है। सो डिग्निटी जो लर्नर्स की है शुड बी रेस्पेक्टेड, तो ये है। उसके बाद से दूसरी लिखा था कि जो भी डिस्कशन होगा इक्वालिटी पे, मीन्स की a discussion on equality in the classroom requires empathy as well as a firm commitment on the teacher's part to ensuring that the dignity of all learners be respected। तो इस तरीके से जो है उनकी गरिमा जो है वो भी भंग नहीं हो। तो ये था। उसके बाद से आइए हम लोग पढ़ेंगे इसमें ही, अभी चैप्टर नहीं शुरुआत हो रहा है, उससे पहले का जो थोड़ा रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ, और ये रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि इस इकाई का तो दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 9वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय के साथ बांधा गया है। इस अध्याय का एक समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के जो है उन सब की यादों में चर्चा करता है। इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया, जैसे लेखन, गीत, कविताएं, जिनके माध्यम से जो लोग हैं समानता की जो मांग है वो व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही अध्यायों पे उद्देश्य विद्यार्थियों को समझाने में मदद करता है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान है, स्थिर नहीं। इसकी जो गतिमयता इस बात से दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन जो है वो चलते रहते हैं। कांता, ओम प्रकाश, अंसारी दंपति और तवा मत्स्य संघ इन सभी के अनुभवों जैसे ही
विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कांता की एक स्टोरी है कि कैसे, आइए पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी स्किप करके कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे। टाइम है, वी हैव एनफ टाइम, देन वी विल रीड थॉरोली। अब देखिए क्या होता है इसमें। ये सभी लोग जो है, वोट का दिन है, कांता और उसकी जो दोस्त सुजाता है वो वेट करें कि कब वो लोग जो है वोट देंगी। और इसमें बहुत लंबी लाइन है, सभी लोग खड़े हैं, अपना वेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब आगे जो हम लोग क्लास 6 में भी हम लोग ने पढ़ा है, इसमें ही पॉलिटिकल साइंस में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो इसमें सबको क्या होता है, जो भी 18 साल से ऊपर होता है वो उसको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ये सारी चीज़ें, मतलब कि ही शुड नॉट बी डिनाइड, ओके, वेदर ही इज पुअर और रिच। तो ये लाइन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो। अब देखिए, ये स्टोरी डिस्कस करती है अपनी एक फ्रेंड सुजाता से कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग इक्वल सिटीजन है अपने कंट्री के। और जैन साहब जो है, ये जैन साहब को जानती हैं, जैन साहब भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं। जैन साहब जो है वो अच्छे घराने के हैं, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के घर मतलब बाई हैं, काम करती हैं। तो ये लोग मतलब कितना सोच रही हैं कि अरे जैन साहब भी हमारे ही लाइन में खड़े हैं। उसके बाद से देखिए, तो ये कांता जो है वो अपना वोट डाल के चली जाती है। कांता घर जाती है, घर जाने पे उसे क्या देखने को मिलता है, तो घर जाती है तो देखती है कि अरे जो है हम लोग ने कितना अच्छा है कि अपना सारा चीज़ जो है वोट अच्छे तरीके से डाल लिया। उसके बाद से जब कांता घर आती है तो वो देखती है कि गुड़िया जो है वो भी घर आ रही है। क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, वो कहीं गई हुई थी गुड़िया, और उसको हॉस्पिटल लेके जाना रहता है। तो ये कांता जो है साहब के घर जाती है। देखिए यहाँ पे इसकी बच्ची को देख रही है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद से इस 4th वाले डायग्राम में देखिए दिखा रहा है कि क्यों ना उसकी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि ये बहुत जो है बस्ती जो है उसकी कभी भी साफ़ नहीं होती थी। तो इस तरीके से जो कांता की बच्ची है वो बीमार पड़ गई है। तो अब कांता सोचती है कि अब क्या होगा। देखिए, 2 चीज़ का पॉइंट का डिस्कशन हुआ। एक तरफ दिखाया गया है कि पहले पूरी स्टोरी जान लेते हैं उसके बाद से, कि जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो वहाँ पे तो इक्वालिटी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइफ के हर एक इवेंट पे आपके साथ उतनी ही इक्वालिटी हो। तो इसमें हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो ये फिर कांता ये सोचने को मजबूर हो जाती कि वहाँ पे तो जैन साहब मेरे लाइन में खड़े थे, लेकिन जब मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ जहाँ पे मुझे अस्पताल की लाइन में जो है उसमें मैं सारे गरीब ही खड़े हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। कोना को अच्छे से साफ करना। देखिए ये अपने साहब के घर, जो जैन साहब की बात हो रही थी, उनके ये घर गई है, तो यहाँ पे वो कैसे ट्रीट करें कि अच्छे से साफ करना। कांता यहाँ पे काम करती है, आती है, अपना बेगारी लेती है, इनसे एक दिन का कुछ एडवांस लेती है ताकि वो अपनी बच्ची को अस्पताल में दिखा सके। अब देखिए बात कर रहा है मताधिकार की समानता, यानी कि इक्वल राइट्स टू वोट। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखें जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इससे जैसे आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि किसी भी जो अमीर हो गरीब हो किसी भी धर्म का हो उसे वोट देने का अधिकार है। अब देखिए कांता जो है अपनी मैम से जो है बोलती है, जो जहाँ काम करने जाती है साहब की मैम से कि मैम कुछ एडवांस दे दीजिए। तो वो एडवांस तो दे देती हैं, लेकिन बोलती हैं कि पैसे मांगने की जो आदत है उसको अपनी, पैसे मांगने की ये जो तुम बना रहे हो उसको अपनी आदत मत बनाओ। उसके बाद से उसी शाम को कांता आती है अपनी बच्ची को लेके, देखिए अस्पताल में खड़ी है। तो देखिए कितना ये सोच रही है कांता, और इसीलिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी गुड। बहुत सेंसिटिव वे में प्रेजेंट करता है। देखिए सोच रही कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो ये अच्छी बात है।
तो ये लाइन वाली बात यहाँ पे इस पॉइंट से नहीं रुकी लाइन में लगना है या नहीं लगना है, बात ये हो रही है कि ये लोग गरीब हैं और मैम जो है इनकी वो अमीर है। तो देयर इज अ डिस्पैरिटी, वाई? बिकॉज ऑफ पुअर एंड रिच। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर कमिंग इन हर माइंड। उसके बाद से देखिए जैसे जैसे दिन बीतता है तो वो यही सब सोचने लगती है। उसके बाद से देखिए कैसे जो है कुछ अन्य प्रकार की भी असमानताएं हमारे सामने आती हैं। वो अन्य प्रकार की असमानताएं क्या हैं? जैसे कि देखिए लिखा होता है, आपने पेपर्स में देखा होगा, एक छपता है पूरा, ये लड़का ऐसा है, लड़का इतना हाइट का है, उसको इतनी गोरी छरहरी जो है लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, या फिर का रंग जो है गोरा चाहिए। सो व्हाट दीज आर हाईलाइटिंग? दीज आर हाईलाइटिंग मीन्स कि इट इज हाईलाइटिंग सम फॉर्म ऑफ डिस्पैरिटी। गोरी लड़की चाहिए ये, तो इट मीन्स कि यू आर डिग्रेडिंग द ब्लैक गर्ल और ब्लैक ब्यूटी। वी डोंट कॉल इट ब्लैक गर्ल, वी कॉल इट ब्लैक ब्यूटी। तो ऐसा नहीं है, देयर इज नो अ सेट ऑफ ब्यूटीनेस विच डिफाइंस की ब्लैक ब्यूटी क्या है, व्हाइट ब्यूटी क्या है। ऑल ब्यूटीज आर ब्यूटीज। तो ये जो है एक तरह का डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि तोमर राजपूत है जिसकी इतनी हाइट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और वो तो उसको उच्च तकनीकी की जो राजपूत कन्या चाहिए। इट मीन्स कि आज भी जो है बहुत अच्छे तरीके से, हम ये नहीं कहेंगे कि थोड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कास्ट सिस्टम आज रिवील करता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या आप पढ़े लिखे नहीं हो, आज भी कास्ट सिस्टम रिवील करता है। तो ये सारे चीज़ थी। उसके बाद से देखिए हम लोग ने आगे पढ़ा था, हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था कि दलित क्या शब्द है। ये जो मैंने पूरा डिस्कशन किया ना, वो वहीं उस पूरे पैराग्राफ में बता रहा था। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। तो ये बहुत सही बात है कि बस पहले ही नहीं हुआ था, आज भी उनके साथ उतना ही भेदभाव हो रहा है और होते चला आ रहा है। तो ये मीन्स है। और दलित की एक क्लास 6 में हम लोग ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद से देखिए बहुत अच्छी बुक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई, जिन्होंने लिखी थी, फेमस दलित राइटर है। उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो एक दलित लड़का से, उनसे स्कूल की सफाई कराई जाती है, बेचारे उनकी कमर दर्द करने लगती है। ये सारी चीज़ें जो इस स्टोरी में लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पे बैठना पड़ता था। ज़मीन पे बैठने के बाद उनसे बोला गया कि तुम ग्राउंड की सफाई करो, और सारे टीचर्स की नज़र उस पर थी। तो ये सारी स्टोरी जो है जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बुक से पूछता है, राइटर से। लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया। ये बहुत नेचुरल है। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, या फिर कोई और, अगर आप कास्ट की बात करें, वर्मा, शर्मा, इन सब के जो अपब्रिंगिंग हुई है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड द नेचर। तो उनका कैसा जो है नरिशमेंट हुआ है, हर एक बच्चे का माइंडसेट जो है अलग होता है जिस फैमिली में वो पैदा होता है। एक मुस्लिम फैमिली में उसका ब्रॉड माइंडसेट, देन उसका जो अपब्रिंगिंग है वो डिफरेंट है। एक ब्राह्मण फैमिली में डिफरेंट होता है, कल्चर में, खान पीन में भी, इन सब में। तो कोई चीज़ अगर किसी नॉनवेज को कोई बहुत अच्छे तरीके से मानता है, तो कुछ लोग नॉनवेज को एकदम, जैसे ब्राह्मण हो गए वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं टच करते हैं। मुस्लिम्स हैं, दे यूज टू ईट ये एग्स हो गया, फिश हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये बहुत किसी के लिए बहुत कॉमन बात है, किसी के लिए ये एकदम अनटचेबिलिटी वाली बात है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर रहे थे, और जो उसमें दिया हुआ था कि उनकी क्या क्या स्टोरीज थी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से देखिए दूसरी कहानी, जो एक कहानी हम लोग ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो एक दलित राइटर हैं, और उन्होंने जूठन में अपनी सारी चीज़ें बताई कि कैसे जब वो पढ़ने जाते थे तो क्या क्या हुआ। दूसरी कहानी जो एक आधारित है, दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पे आधारित है जो भारत के बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी जी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। वो पैसे वाले होते हैं, इसीलिए किराए की कोई उनकी समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन वो मकान किसके द्वारा ढूंढते हैं? एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा ये लोग ढूंढते हैं। उसके बाद से जो किराए पर
मिल सकती है। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान और मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वह मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरों और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बताना दोहराना लगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। आपको याद है बजरंगी भाईजान में मुन्नी, वो सोचता है कि मुन्नी जो है बहुत कोशिश करता है जब वो भारत आ जाती है कि वो किस कास्ट की है, और तो बहुत, लेकिन जब वो गोश्त पकता है तो मुन्नी जो होती है वो घर से चली जाती है उसकी तरफ, तो उसे पता चलता है कि वो मुसलमान है। तो ये वाली बात है जो वो कर रहा है। तो ये देखिए, ये लोग जो है, वो तो मैंने एक फिल्म साइट था वो बता दिया। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया अंसारी दंपति को। जब जानता है कि ये लोग मुस्लिम है तो उसे नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग नॉनवेज खाते हैं। इस तरीके से जो है डिस्पैरिटी हुई, इनइक्वालिटी हुई। यहाँ पे देखिए आपको दीवार, जो फिल्म अमिताभ बच्चन जी की आपने देखी होगी, मैंने कई बार देखी है, और इसके जो एक और नया पार्ट है मैंने उसको भी देखा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1975 में जो दीवार मूवी आई, और बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन, जो जूता पॉलिश करता है, तो वो क्या बोलता है, तो जो जूता पॉलिश करता है, तो कोई पॉलिश करवाने आता है तो वो उसको पैसे जो होता है वो फेंक के देता है। तो तब उसी टाइम में, वो अभी बच्चा होता है, तभी इसमें एक्टिंग अमिताभ बच्चन जी ने की है। तो बोलता है कि मैं कभी भी आज भी जो पैसे फेंके हुए कभी नहीं उठाता हूँ। तो इसको जो शू पॉलिश जो करवाता है वो उसको उठा के पैसे देता है। तो देखिए ये जो है एक तरह से ये दिखा रहा था कि कैसे उसमें, उस बच्चे में ये था कि मैंने ये वर्क किया है एंड इट्स नॉट डर्टी वर्क, तो मुझे जो है विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ मिलना चाहिए मेरे पेमेंट। तो ये है, he feels that there is a dignity in the work that he does and instead his fees be given respectfully। तो ये था। ये किसको नहीं ये डायलॉग याद होगा, ये बहुत बच्चों ने देखी होगी, आई होप सबको याद होगा। अब देखिए आगे बात कर रहा है मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा के मूल्य में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि द इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म जो है किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वह उच्च वर्ग के हैं या नहीं। कर्ण का जब पूछा जाता है उनसे कि तुम अपना परिचय दो, तो द्रौपदी भी उनसे शादी नहीं करती, वो बोल देती है ना कि सूत पुत्र से मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये क्यों होता है, वो होते तो इन्हीं के भाई होते हैं, लेकिन अब इनकी तो जो माता जो होती है वो पहले ही इन्हें गंगा जी में बहा आती है, तो वो तो शुरू से ही ये यही सुनते हैं कि मैं तो जो हूँ राधेय का पुत्र हूँ और मैं सूत पुत्र हूँ। तो ये उनको परिचय देने में अपना बहुत ही शर्म आती है, और बहुत बाद में जो है वो उनकी माता बताती है कि तुम मेरे ही पुत्र थे। तब तक बहुत देर हो जाती है। रश्मि रथी का भी समय मिलेगा तो आप लोग को पढ़ेगा, बहुत अच्छी है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ था कि ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वह किसी देखिए ये चैप्टर में ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है मैं वही चीज़ बताऊं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है बहुत कॉमन चीज़ है। तो मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू, वो भी जो आप लोग को सारी चीज़ें पता है उसके थ्रू बनाऊं तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ मैं वो पढ़ दूँ। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। उसमें क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कई जगह पे ये अभी भी है। यानी the Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceased to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि हाँ वो खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन क्या बोल रहा है कि आज भी जो है इनइक्वालिटी होती है, तो उसका रिकॉग्निशन होता है, और फिर हम लोग जो है समानता की बात करते हैं। उसके बाद से देखिए ये देखिए लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट इज द cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representatives। तो ये तो सही बात है, क्योंकि जो निर्वाचित प्रतिनिधियों हैं उसी के माध्यम से तो हम अपना प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो
है अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से देखिए, वेट अ सेकेंड, हाँ इसमें देखिए लिखा हुआ है द रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। 1, 2, 3, 4 बताए गए हैं। पहला बताया गया, देखिए प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने पर जो है उसको वंचित नहीं किया जाएगा किसी चीज से। उसके बाद से हम लोग ने जो थर्ड पढ़ा था कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू, और सबको पब्लिक प्लेसेस का जैसे कि प्लेग्राउंड है, होटल्स है, उन सबको एक्सेस करने का अधिकार था। और चौथा ये था कि ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग। और फोर्थ था कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, और जो छुआछूत है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद से देखिए इसमें है एक लिखा हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG, वो हम लोग जब PTC कर रहे थे तो फुल फॉर्म पूछा हुआ था SDG का, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसका गोल क्या है, 0 हंगर, यानी कि मतलब कोई भी भूखा ना रहे, 0 हंगर बोल रहा है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि व्यक्ति और चौथा जो है लोग सार्वजनिक कुआं, और चौथा हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश्ड हो गई है, यानी कि का उन्मूलन कर दिया गया। तीसरा कि सार्वजनिक स्थानों पे सभी यूज कर सकते हैं। उसके बाद से देखा कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा किया गया है। उसके बाद से सुविधाहीन समाजों को करके, उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी मिड डे मील की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सर्वप्रथम, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये योजना भारत में सर्वप्रथम कब लाई गई थी, तो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद से ये देखिए लास्ट वाले लाइंस पे आते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो तब गवर्नमेंट ने सोचा कि जो बच्चे हैं उन्हें भूख लग जा रही है तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्हें जो है कोई भी चीज़ में जो है ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो जब बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर सब पढ़ें, इनका क्या मोटिव रह जाएगा। तो इस तरीके से हर गवर्नमेंट ने जो है 2001 में सबसे पहले जो तमिलनाडु में लाया गया, ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में न्यायालय ने सबको बोल दिया कि 6 माह के अंदर आप सबको विद्यालय में ये चीज़ लानी है। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि आज भी देश में कई स्कूल हैं, अधिकारी हैं, आज भी स्कूल में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा ना हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग जो है उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। देखिए कानून बन गया अलग बात है, लेकिन आप जो है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपकी सोच नहीं बदली है तो आप जो है कभी भी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकते। ये मैंने बोला कि नर्चर और नेचर में बहुत डिफरेंस होता है, यही बात है। इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का जो व्यवहार है कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी जो कमतर नहीं है और हर व्यक्ति जो है सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है BR अम्बेडकर जी की फोटो दी गई है, और उन्होंने जो 2 कोटेशंस जो BR अम्बेडकर जी ने बोले थे वो दिया गया। तो आइए पढ़ते हैं उन्हें। लिखा हुआ है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति है जो वह नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति जो है
बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। दूसरा वो बोलते हैं कि मनुष्य जो है नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान व उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। तो these are the two quotations which are said by B.R. Ambedkar. The first one is that it is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. Without it, man is a seeper. To live worthily with self-respect, once has to overcome difficulties. तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद से देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या क्या हैं, देन इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो उसके बाद से लिखा कि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ जो है समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह कि संसार के जो अधिकांश है लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको बोला कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके जो पूर्वज गुलाम थे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने स्लेवरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही। एक्चुअली मैं सीबीएसई से हूँ तो मैंने ये टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पढ़ा होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसमें स्लेवरी सिस्टम की बात करिए। इसीलिए इनको देखिए क्या बोला, अफ्रीकी अमेरिकन बोला जाए, क्योंकि इनको दास गुलाम बना के अफ्रीका से लाया गया था। तो वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से देखिए एक चित्र हम लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग जो है उसमें सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करेंगे। सिविल राइट्स जो एक्ट है वो 1964 में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। उसके बाद से आइए पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। रोजा पॉक्स जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद उस बस में उन्होंने अपने सीट पर गोरे व्यक्ति को एक दिन उन्होंने बस में वो बैठ गए लेकिन उन्होंने गोरे व्यक्ति को अपनी सीट नहीं दी। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को जो है निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एनसर्कल किया हुआ था कि इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे है बस जो है अफ्रीकी ही बच्चे पढ़ते हैं, यानी उसमें अमेरिकन्स नहीं पढ़ते। तो ये इनकी स्टोरी थी। कौन है ये? रोजा पार्क्स हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डिफिएंट एक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ने इनको पढ़ा जिन्होंने किसकी शुरुआत की थी? सिविल राइट्स मूवमेंट की। कब की बात है? 1964 की बात है। कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका अमेरिकन मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ था कि ये बोला गया उन्हें जो है, इन्होंने एक बार ये जा रही थी और इन्होंने अपना सीट देने से मना कर दिया, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी हुई, बहुत बदतमीजी हुई। तब से इन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हूँ, क्या इसलिए मुझे हो रहा है? अगर मैं सिर्फ अमेरिकन रहती तो नहीं होता, बट आई एम अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, सो these types of inequality as well as disparity is happening with me. So she was the woman that lead the civil rights movement, and that civil rights prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. Okay, then it also stated that the schools would be open to African American children, that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. तो ये था। उसके बाद से आइए पढ़ते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग आर्टिकल 15 देखिएगा, आयुष्मान खुराना की बहुत अच्छी मूवी है। तो आर्टिकल 15 जो है बहुत अच्छी मूवी है, तो उसमें आर्टिकल 15 क्या होता है वही बताया गया है और बहुत अच्छी एक स्टोरी है। पूरी स्टोरी जो है बिल्कुल बोर नहीं करेगी, तो आप टाइम है तो आर्टिकल 15 देखिएगा।
लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनसे किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा लिखा हुआ कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक जो है समागम के स्थानों को उपयोग के संबंध में किसी भी दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी उसको जनरल पब्लिक यूज करेगी और किसी को भी जो है किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी। अब देखिए लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां भी हैं। We know the definition of democracy, that is for the people, by the people, and of the people. But there are certain challenges of democracy still that exist. किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जाता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्म सम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो आप जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियोस को देखेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ दलित होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे, कुछ शर्मा वर्मा या फिर कुछ ब्राह्मण होंगे। तो कुछ ना कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं ज़रूर इनइक्वालिटी को फेस किया होगा, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इस टॉपिक से अपने आप को कोरिलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये बच्चे जो है वो एक ये दिव्यांग बच्चा है और इसके लिए सीढ़ी नहीं बनाई गई है। तो क्या इसके लिए सीढ़ी नहीं बनाई है, तो किस अनुच्छेद का जो है पालन नहीं किया जा रहा है और क्या होना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून ये भी करता है, किसकी बात कर रहा है अभी ये बात कर रहा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में उसके क्या क्या प्रोविजंस है उन सब की बात कर रहा है। उसके बाद से देखिए सार्वजनिक स्थल जैसे कि भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाने जाए चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए बहुत पहुँचना जो है सरल हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका कोई फ्रेंड रहे या आपको गार्ड जो है नीचे उतारे, तो आप उनके लिए ढलान बना लीजिए, रैम्प्स बना लीजिए। और जब ये नहीं बनाया गया तो किसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। तो ये अब देखिए शब्द संकलन, यानी कि हम लोग जो है ग्लॉसरी पढ़ेंगे और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप लोग आइए इसे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कि हम उन्हें वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान सम्मान योग समझने से है। तो इसका गरिमा का क्या मतलब होता है, दैट इज डिग्निटी। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी गई है। तो यह एक दस्तावेज है, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लॉसरी आपको याद होनी चाहिए। यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। उसके बाद से नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट, ये आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने जो है ये सारी चीज़ों को लाया और इस तरीके से जो है सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया। तो बस यही था आज के लिए, यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट्स मूवमेंट। और कब की सिविल राइट्स मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने किया था। कब की बात कर रहा था? न तो 1964 की बात कर रहा था। तो ये छोटे छोटे थे, रैम्स बनवाने जाने चाहिए। अगर वो नहीं बना जाए तो किस बात का उल्लंघन हो रहा है? तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो कंटेंट को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिए होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने रिमार्क्स बताइएगा कि आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो कैसी लगी हैं, कैसा आपको पूरा सेशन लगा है। ग्लॉसरी जो है वो सारी चीज़ें आप लोग याद अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि जो है हम लोग जब भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और सब कुछ कर लें। सो